हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर फंडामेंटल के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक जो वीडियोस थे आप लोगों ने देख लिए होंगे। जिन भी लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख लेंगे। वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम लोग आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? यानी www से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए या शो करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है, या ब्राउजर कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है। ऑप्शन ए मशीन कोड यानी मशीन लैंग्वेज, या ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, या ऑप्शन सी सी प्लस प्लस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर इन तीनों में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है वो www से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है? HTML का यूज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? HTML। और HTML कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 52? द टर्म दैट वी यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है, सॉफ्टवेयर है या कि आईओ डिवाइस है कि हार्डवेयर है, जिसको हम लोग कंप्यूटर के जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट है, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए यूज होता है। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हार्डवेयर। हार्डवेयर टर्म का यूज करते हैं हम लोग। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? सॉफ्टवेयर टर्म यूज होता है। और आईओ डिवाइसेस, तो जितने भी हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनमें से जो इनपुट डिवाइसेस हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं यानी आईओ डिवाइसेस, तो उनको उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? आईओ डिवाइसेस बोलते हैं। इसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 53? इन बैंक्स इन प्रोसेसिंग चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आईओ टेक्निक्स हैव बैंक्स। यानी कि जब बैंक वाले चेक को प्रोसेस करते हैं तो वो चेक ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? ऑप्शन ए MICR, या ऑप्शन बी OCR, या ऑप्शन सी कैमरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए MICR। MICR का वो लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और कैमरा, कैमरा का तो हम सभी को पता है, जैसे किसी की भी लाइव इमेज हमको अपने कंप्यूटर में इनपुट करना है, सेंड करना है, या वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं? कैमरा की हेल्प से करते हैं। तो ये सभी की सभी डिवाइसेस कैसी हैं? हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 54? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज द प्राइमरी एलिमेंट्स इन कंप्यूटर चिप्स। यानी जो कंप्यूटर में हमारी चिप्स होती हैं, यानी जो आईसी होती हैं, वो इनमें से कौन से एलिमेंट की हेल्प से मिलके बनी होती हैं? तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी आयरन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यानी जितनी भी आईसी होती हैं कंप्यूटर में वो सभी सिलिकॉन से मिलके बनी होती हैं मैक्सिमम, या उनमें सिलिकॉन का रोल होता है, या वैसे तो सिलिकॉन की ही सभी ज्यादातर बनी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस करते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 55? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? यानी जो हमारा इंडिया का यानी भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन है? ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी परम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो परम 8000 है वो हमारा क्या है? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और एनिएक क्या है? एनिएक हमारा पहला पॉपुलर जर्नल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और डिफरेंस इंजन क्या है? तो डिफरेंस इंजन हमारा क्या है? एक मैकेनिकल कंप्यूटर है जिसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो क्या है, जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा परम कंप्यूटर होता है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? मिप्स में मापी जाती है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये लोग मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर और ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। MIPS का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि इन हाउ मैनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, यानी कि जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो क्या था? जो हम लोग अभी जैसे हम लोग रूम में बैठे हैं तो रूम की साइज के बराबर ही पहला कंप्यूटर था, है ना? जब जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनते थे। और इन कंप्यूटर में क्या था? बहुत ज़्यादा स्लो होते थे, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पावर कंजम्पशन क्या होता था? हाई होता था। और इसके अलावा साइज भी क्या होती थी? बड़ी होती थी, लार्जर साइज। और बहुत ज़्यादा क्या करते थे? हीट जनरेट करते थे। पावर ज़्यादा यूज़ करेंगे, साइज बड़ी है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो क्या करते थे? हीट भी जनरेट करते थे। लेकिन जो आज के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनमें क्या है? ये सभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब है लेकिन इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, लैपटॉप या स्मार्टफोन हम लोग लिए हुए हैं, बहुत फास्ट हैं। पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम करते हैं। साइज साइज तो बहुत ज़्यादा छोटी, हम लोग अपने पॉकेट में रख सकते हैं, लेके ट्रैवलिंग कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह को। हीट हीट भी बहुत कम जनरेट करते हैं, जब हम लोग बहुत छोटा या बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे हैं तो बहुत कम हीट जनरेट करते हैं। और कॉस्ट भी क्या होती थी? पहले के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, कॉस्ट भी क्या होती थी? हाई कॉस्ट होती थी, अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लगभग सभी के पास मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा आपको। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। तो कैसे इतने बड़े प्रॉब्लम से, इतने बड़े कंप्यूटर से जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम थी, और हम इस मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें जो हमारी पॉकेट में है, यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो इसको हमने क्या किया? कुछ जनरेशन्स में कैटेगराइज किया हुआ है। जब जब हमारे कंप्यूटर के फील्ड में कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत इम्पोर्टेंट चेंज हुआ तो उसको हमने क्या कर दिया? अलग जनरेशन में क्लासिफाइड कर दिया। और ये टोटल कितनी है? तो 5 है। करेंटली हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही वर्क कर रहे हैं। जितने भी हमारे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्क हो रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, वो सब फिफ्थ जनरेशन में ही कंसिडर किए जा रहे हैं। तो जनरेशन 1 से लेकर के जनरेशन फिफ्थ तक यानी टोटल 5 जनरेशन हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 57? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर resides always in main memory, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको ऑलवेज हम लोग मेन मेमोरी में रिसाइड करते ही हैं, यानी मेन मेमोरी में उसको स्टोर करते ही हैं। ऑप्शन ए लोडर, ऑप्शन बी लिंकर, ऑप्शन सी असेंबलर। तो असेंबलर तो सबको पता है कि जब हम लोग किसमें असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी तो हमारा यही इनकरेक्ट हो गया। अब बचा क्या, लोडर और लिंकर। लिंकर तो नाम में ही है लोडर, तो क्या करें, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। यानी जो लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम लोग ऑलवेज मेन मेमोरी में लोड करते ही हैं। जो इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज होती हैं या जो भी लाइब्रेरीज हमने प्रोग्राम में यूज की गई हैं, तो उन सभी लाइब्रेरीज को मेन मेमोरी में लोड करता है, जिससे कि क्या है कि सीपीयू उन सभी को एग्जीक्यूट कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 58? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि बताना है कि इनमें से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी का टाइप है या एग्जाम्पल है। तो बताइए वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलाटाइल मेमोरी यानी कि ऐसी मेमोरी जो जब तक हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई हो रहा है तब तक उसमें जो भी डेटा है, कंटेंट है, वो स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ किया तो वो कंटेंट फिर उसमें अब नहीं रहेगा। जब हम दोबारा पावर ऑन करेंगे कंप्यूटर में तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, जो डेटा था वो डेटा इरेज हो गया, खत्म हो गया। तो इनमें से बताना कौन सी ऐसी मेमोरी है। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी डी रैम। तो जो हमारा रैम होता है, तो रैम हमने कल ही बताया था, रैम हमारा कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। और रैम के ही टाइप कौन है, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सभी कैसे होंगे, वोलाटाइल ही होंगे। कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी किससे बनी होती है, स्टैटिक रैम से ही बनी होती है। तो कैश मेमोरी भी कैसी मेमोरी होगी, वोलाटाइल मेमोरी होगी। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो कौन ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 59? कंप्यूटर यूजेस द स्पेस नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन से नंबर का सिस्टम का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और उनमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी बाइनरी। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बाइनरी। जो हमारा कंप्यूटर है किस पे वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। और डिजिटल सिग्नल पे कितनी पॉसिबिलिटी होती है, दो ही पॉसिबिलिटी होते हैं, एक लो और एक हाई। तो लो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से और हाई को रिप्रेजेंट करते हैं वन से। तो यहाँ पे कितने सिंबल है, दो सिंबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बाई। बाई मीन्स क्या होता है, टू। साइंस में बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो टू है और टू यहाँ भी है, तो क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द बाइनरी इज द करेक्ट आंसर। बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में। इसमें कितने सिंबल्स होते हैं, जीरो से लेकर के 9 सिंबल्स का ये हम लोग यूज करते हैं। टोटल कितने हो गए, 10। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सिंबल्स का यूज करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 16 सिंबल्स का यूज करते हैं, जीरो से लेकर के 9 तक, टोटल 10 हो गए। और इसके बाद हम लोग 10 को लिखने के लिए ए लिखते हैं, 11 को लिखने के लिए बी लिखते हैं, 12 को लिखने के लिए सी लिखते हैं, 13 को लिखने के लिए डी लिखते हैं, और 14 को लिखने के लिए ई लिखते हैं, और 15 को लिखने के लिए एफ लिखते हैं। यानी टोटल हम लोग कितने सिंबल्स यूज करते हैं, 16 सिंबल यूज करते हैं। जीरो से 9 तक 10 ये हो गए,
11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 हो गए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि इसका बेस क्या होगा 16 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस क्या होगा 10 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 होगा। और बेस क्या बताता है कि यदि बेस 2 है तो इसमें हम लोग मैक्सिमम 2 सिंबल्स का ही यूज कर सकते हैं या 2 ही सिंबल का यूज करते हैं इस नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसमें हम लोग सिर्फ 0 और 1 का ही यूज करते हैं। कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमेशा 0 और 1 में ही उसको लिखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 60? अ कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, जो कंपाइलर हमारा ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल सही। हाई लेवल लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शन है उनको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बी को भी देख लेते हैं। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जो हमारा सोर्स प्रोग्राम का हमने मीनिंग पहले ही बताया था। क्या? सोर्स प्रोग्राम यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में। तो यही तो कंपाइलर करता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, यानी कि जो कंपाइलर है कह रहा है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं निभाता है, यानी कि उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सिर्फ जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा था उसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। कंपाइलर का ये काम, जैसे ही प्रोग्राम 0 1 में कन्वर्ट हुआ उसके बाद कंपाइलर का काम खत्म। अब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब क्या है? कंपाइलर इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।